तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स पास्ट में जाते हैं और इमोर्टस और उसकी इन्फिनिटी वॉच की मदद के बदौलत वो कैंग को हराकर अर्थ को बचा लेते हैं। लेकिन इस जीत की उनको कीमत चुकानी पड़ती है। सनफायर की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वो एक कॉस्मिक फायर का बीइंग बनकर रह चुका है। हैवॉक का चेहरा आधा जल चुका है और हालांकि रॉक बाकी सब हीरोज की पावर वापस उनको लौटा देती है, लेकिन वंडरमैन अब भी रॉक की बॉडी के अंदर कैद है और इन सब बातों को काफी दिन हो चुके हैं। वांडा और जेनेट कई हफ्तों से कहीं पे गए हुए थे और अब वो वापसी मैनहट्टन की तरफ लौट कर आ रहे हैं। वांडा बोलती है, हम वापस मुड़ सकते हैं, फिर से तुम्हारे फादर के कैबिन में जा सकते हैं और हमेशा के लिए छुप सकते हैं। जेनेट बोलती है, अगर ऐसा होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन अब घर वापस आने का टाइम आ चुका है। अब वांडा उन 4 लोगों के बारे में बात करते हुए पूछती है, क्या टोनी को पक्का लगता है कि वो लोग अपने चैम्बर से बाहर निकल सकते हैं? जेनेट बोलती है, बिल्कुल, और जब मैं तुम्हारे साथ हील हो रही थी तब मुझे नहीं लगता कि एलेक्स को हील होने का टाइम मिला होगा, क्योंकि वो तो चैम्बर के अंदर बंद था। और फिर ये लोग एवेंजर्स टावर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बूढ़ा कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन इनका वेट कर रहे थे। वांडा कैप्टन से बोलती है, स्टीव तुम काफी अच्छे दिखाई दे रहे हो। स्टीव बोलता है, और तुम काफी अच्छा झूठ बोल लेती हो। वांडा पूछती है, क्या तुम ऐसे ही बूढ़े बने रहोगे? कैप्टन बोलता है, चिंता मत करो, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। अब लोगन जेनेट से बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर सकती हो। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हैवॉक, रॉक, सनफायर और बैंशी को चैम्बर के अंदर बंद करके रखा गया है। आयरन मैन बोलता है कि हम तैयार हैं, लेकिन रॉक के अंदर से अब भी कुछ अजीब सी रीडिंग्स आ रही है। विजन बोलता है, अब उसका अपनी म्यूटेंट पावर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो चुका है, इसलिए वो वंडरमैन को अपने अंदर से बड़ी आसानी से बाहर निकाल देगी। हालांकि बैंशी के डेथ सीड की अलग ही कहानी है। कॉस्मिक एनर्जी इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे जुड़ चुकी है और उसे बैंसी की बॉडी से अलग करना इतना आसान नहीं है। द बीस्ट बोलता है कि नैनोटेक का यूज करके इसे बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत साल लग जाएंगे। तब थोर पूछता है, और एलेक्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या इसका चेहरा ठीक हो सकता है? द बीस्ट बोलता है, हैवॉक की बॉडी कॉस्मिक एनर्जी को एक जनरेटर की तरह प्रोसेस करती है और इसका इम्यून सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी हैवॉक की बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी। हैवॉक का चेहरा ऐसा ही बना रहेगा। तभी जेनेट बाकी लोगों के साथ वहाँ पे आती है और बोलती है, वेल तब तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी बीवी है जो उससे प्यार करती है, फिर उसका चेहरा कितना ही खराब क्यों ना हो। और मैं जानती हूँ कि तुमने उसे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। और फिर इनके चैम्बर खोले जाते हैं। हैवॉक बाहर आता है और जेनेट के गले लग जाता है और फिर शीरो बाहर आता है। लोगन उससे पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो? शीरो बोलता है, मैं कुछ नहीं फील कर रहा, जैसे कि मेरी कोई बॉडी ही ना हो, बस मुझे स्पेस की फीलिंग आ रही है। और तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम ईमीन की वजह से इतने सालों से मेरे हाथों जलते आ रहे हो। लोगन बोलता है, मेरे लिए लाइफ इतनी आसान कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं सरवाइव कर जाता हूँ। रॉक पूछते है कि मैं कितने दिनों तक अंदर थी? वांडा बोलती है, कई हफ्तों, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना हाथ दो। मैं केओस एनर्जी का यूज करके तुम्हारे अंदर से साइमन को बाहर निकालने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही ये दोनों टच करते हैं, इनको एक जोर का झटका लगता है। रॉक वांडा को लात मारकर दूर कर देती है और बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है, मैंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है। और फिर वो अपने अंदर साइमन से बातें करने लगती है, क्या मतलब कि तुम नहीं कर सकते? हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहती। शट अप। बाकी सब लोग रॉक को शांत रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन रॉक वंडरमैन से बोल रही है, शट अप, शट अप, मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। वो एक मशीन को उठाकर दूर फेंक देती है और बोलती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी। वांडा उसे शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन रॉक बाहर निकल जाती है और बोलती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। साइमन बोलता है, रॉक मेरी बात सुनो। लेकिन रॉक कहती है, नहीं साइमन, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं कर सकती, 1 घंटे के लिए भी नहीं। साइमन बोलता है, तुम्हें शांत रहना होगा, तुम इन लोगों को डरा रही हो। रॉक बोलती है, तुम मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। साइमन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं निकलना चाहता? मैं भी तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहता, लेकिन हमें शांत होना होगा। रॉक कहती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकती। साइमन कहता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर रॉक गुस्से में आसपास तोड़फोड़ करने लगती है। तब वांडा उसके पास आकर बोलती है,
मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला। रॉक कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया था। तुमने कहा था कि तुम मेरे अंदर से साइमन को बाहर निकाल सकती हो। वांडा बोलती है, और मैंने ऐसा किया था, लेकिन उस लड़ाई के दौरान जो भी कुछ हुआ उससे तुम्हारी पावर्स शॉर्ट सर्किट हो गई। अब ये मुझे कैसे पता होता? मुझे नहीं पता कि साइमन अंदर कैसे फंसा रह गया, लेकिन हम उसे बाहर निकाल लेंगे। रॉक बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मुझे क्या क्या सहन करना पड़ा। मैंने अपनी लाइफ कैसे जी। इतने सालों तक मैंने किसी को टच नहीं किया, किसी को किस नहीं किया, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरों की सोच मेरे दिमाग के अंदर आए। तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? वांडा बोलती है, भला मुझे ये सब कैसे पता होता, और मैं जानबूझकर तुम्हें टॉर्चर क्यों करूंगी? क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हारे अंदर फंसा हुआ है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। जब तक हम इसे ठीक नहीं कर देते मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रॉक बोलती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बात याद रख लो, तुम्हें मुझको टच नहीं करना है। उधर मैंशन के अंदर जेनेट कह रही है, वो सब एक सपने की तरह था। प्लेनेट एक्स पे इतने सारे साल जब केटी हमारे साथ थी, लेकिन वो सब एक झटके में खत्म हो गया। हैवॉक बोलता है, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि कैंग ने हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। और ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। जो अभी कुछ हुआ मैं उसे भूलना नहीं चाहता, लेकिन हमें आगे बढ़ने का तरीका ढूंढना होगा। जेनेट बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पिछले कुछ हफ्ते वांडा के साथ एक सेंचुरी में बिताए, इन सबको भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं केटी को नहीं भूल सकती। मैं कोई भी चीज नहीं भूल सकती, और मैं केटी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तभी वहाँ पे इमोर्टस आता है और बोलता है, और तुम्हें बढ़ना भी नहीं पड़ेगा। कैंग के द्वारा किए गए नुकसान को वापस करने के कुछ तरीके हैं, और मैं यहाँ तुम्हारे पास एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। पिछले कुछ हफ्तों मैंने फ्यूचर को छान मारा, लेकिन फ्यूचर अभी बना नहीं है। जो 7 टाइमलाइंस निकलने वाली थी वो खत्म हो चुकी है, बल्कि उसके बदले में सिर्फ एक फ्यूचर बचा हुआ है, और वो फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में चलकर कैंग बन जाऊं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि कैंग ने क्या किया। मैं उसको जानता भी नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो और उसकी क्रोनोस्कोप्स इस टाइम कहाँ पे हैं। लेकिन मेरी इन्फिनिटी वॉच इस टाइमलाइन की सुरक्षा करेंगी, और ये पक्का करेंगी कि फ्यूचर में चलकर ऐसा कुछ ना हो। जेनेट बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तुम्हारी कोई चाल है। इमोर्टस बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करती, और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट वो चीज है जो अब मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। तुम अपनी बेटी को वापस हासिल कर सकते हो, उसी बच्ची को, उसी स्पिरिट को जो तुमसे प्यार करती थी। मैं तुमको वो तारीख और टाइम बता सकता हूँ जब तुम मुझसे फिर से मिलोगे, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने दुख को साइड करना होगा, एक दूसरे को शांत करना होगा, और तुम दोनों के बीच में प्यार बढ़ाना होगा, क्योंकि तुम दोनों का प्यार केटी को वापस ला सकता है। हालांकि फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन मैंने फ्यूचर की कुछ झांकियां देखी है। मैंने तुमको तुम्हारी बेटी के साथ देखा है, लेकिन हम जैसे काम करते जाएंगे फ्यूचर वैसा बनता जाएगा। और मैंने एक महान अंधकार भी देखा है। मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्लेग को देखा है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें रेड स्कल को ढूंढना होगा और किसी भी कीमत पे उसको मारना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे रेड स्कल अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा है। इधर रेड स्कल एएब के साथ मौजूद है। रेड स्कल पूछता है, क्या तुमने एरनिम जोला से बात की? क्या वो सफाई करने के लिए तैयार है? एएब बोलता है, कल दोपहर उसकी म्यूटेट आर्मी इकट्ठा हो चुकी है और अवेंजर्स उसके प्लान में फंस जाएंगे। रेड स्कल बोलता है, और एक्समैन मेरे प्लान में फंस जाएंगे। सब कुछ सही काम कर रहा है। टाइम आ चुका है कि हम अपने प्राइम टारगेट्स को इकट्ठा करें, और जैसे जैसे मैंने कहा है वैसा वैसा करना है। मेरे एक्समैन, मैं तुमको हारता हुआ नहीं देख सकता। डांसिंग वाटर बोलती है, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और फिर रेड स्कल के एसमैन वहां से अपने मिशन के लिए चल पड़ते हैं। रेड स्कल एएब से बोलता है, कैंग ने तुमको यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए छोड़ा है, ताकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर देख सकूं, तुम्हारी टाइमलाइन को देख सकूं, और मुझे लगता है कि मुझको मैनिपुलेट किया जा रहा है। एएब बोलता है, मैं कैंग का बदला हूँ, अवेंजर्स और एक्समैन के लिए एक पनिशमेंट हूँ। रेड स्कल बोलता है, तो कैंग मुझसे इम्पोर्टेंट काम करवाना चाहता है ताकि मैं उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। एएब बोलता है, तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या चाहता हूँ। रेड स्कल बोलता है, तुम जिस फ्यूचर से आए हो वो बहुत ही अमेजिंग है, और जो कुछ उन्होंने वहाँ पे किया वो बहुत ही लाजवाब है। मानना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि सुपर ह्यूमन पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैंने इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और फिर रेड स्कल अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और हमें सामने म्यूटेंट कंसंट्रेशन कैंप दिखाई देते हैं।